हेलो एंड वेलकम टू मलूका आईएएस। एक और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके परमानेंट मेंबर्स ये कहते हैं कि हम इंश्योर करेंगे दैट देयर इज पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। दूसरी ओर उन्हीं परमानेंट मेंबर्स में से कोई ना कोई किसी ना किसी कंट्री को कोई ना कोई वेपन देता रहता है। तो डू दे एक्चुअली वांट फ्रेंडली रिलेशंस और आर दे ensuring that there are no friendly relations? That is the most important question. तो आज क्या हुआ है कि फाइनली यूक्रेन को F-16 जो प्रॉमिस किया गया था नेटो के समिट में वो मिल चुका है। नेटो का समिट वही वाला समिट जो कहां पे हुआ था, वॉशिंगटन डीसी, जहां पे गलती से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूक्रेन उनको इंट्रोड्यूस करते करते बोल दिया वेलकम एवरीवन एंड लेट्स गिव द स्टेज टू व्लादिमीर पुतिन। कहीं ना कहीं उसी के बाद ये न्यूज आती है कि जो बाइडेन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंशियल रेस से हट चुके हैं और कुछ लोगों ने कहा अच्छी बात है। सो F-16 जो यूक्रेन में आया है ये यूक्रेन की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिससे ये भी लग रहा है कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होने को नहीं आ रही। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अ लिटिल बिट अबाउट इट। ये बना तब था जब कोल्ड वॉर का समय चल रहा था, जहां पे एक बहुत बड़ा जायंट था यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे सोवियत यूनियन, और दूसरा बहुत बड़ा जायंट होता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक तो हो गई एक्चुअल वॉर, एक हो गई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब हम एक्चुअली एक दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन वी आर इन अ रेस की हु इज द बेस्ट। कहीं ना कहीं उसी समय में 1949 में जो यूएस है और उनकी सारी की सारी जो कंट्रीज थी अलायंस की, उन्होंने बनाया था द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बदले में टिट फॉर टैट करके सोवियत यूनियन ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट। अच्छा, ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या था? कलेक्टिव डिफेंस। वॉर अगेंस्ट वन इज वॉर अगेंस्ट ऑल। तो यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो नेटो का अब क्या काम? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत ही ज्यादा सही सलामत है। इनफैक्ट 32 मेंबर्स है इसके, 32nd मेंबर इसी साल बना स्वीडन। अच्छा, क्या यूक्रेन इसका मेंबर है? अभी तक तो नहीं। और काम उनका वही है, वॉर अगेंस्ट वन इज वॉर अगेंस्ट ऑल, एंड प्राइमरीली ऑल ऑफ देम आर अगेंस्ट रशिया। तो कहीं ना कहीं ये वॉर की शुरुआत में भी यूक्रेन को यही कहा गया था कि आ जाओ, बिकम अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला अच्छा अब मैं बताता हूं क्या करूंगा, एंड ही स्टार्टेड अ स्टेट ऑफ वॉर विद द कंट्री कॉल्ड यूक्रेन। अब यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया तो नहीं, लेकिन नेटो के मेंबर्स कहीं ना कहीं यूक्रेन के फुल सपोर्ट में हैं, और जो कि ये F-16 की डिलीवरी से और भी ज्यादा एविडेंट हो जाता है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस द वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव बाय मलूका आईएएस, जहां पे इस साल के AIR 58 वैभव आनंद शर्मा आप सबके साथ आपके सारे के सारे डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, विद रिस्पेक्ट टू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ एथिक्स एंड एसे, ये सबकी डिस्कशन करेंगे ऑन द 2nd, 3rd and 4th of August only on the Maluka IAS application, and that too free of cost. चलिए आइए, लेट्स रीड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। सो नेटो का जो समिट हुआ था 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता हुआ, वहां पे ये डिसीजन दिया गया कि हम F-16 जेट्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल जेट्स है, ये हम देंगे किसको? यूक्रेन को। और आज ही के दिन ये F-16 यूक्रेन पहुंच चुके हैं। नाउ नेटो के जो अलायंस थे ये सारे के सारे वैसे तो रशिया के खिलाफ है। अच्छा, यहाँ पे वो कंट्रीज भी इसका पार्ट बन चुकी हैं जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल होती थी, जैसे कि स्वीडन, जैसे कि फिनलैंड। और ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट क्यों जा रही है? is because of the fact that they feel that Russia is doing war crimes against humanity, जिस वजह से कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया था।
सो जिस वजह से आज हम बात करेंगे अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वाज मेड इन 1949, 75th एनिवर्सरी आज की डेट पे सेलिब्रेट हो रही है इस साल में ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के इसमें 32 मेंबर्स हैं और सारे डिसीजंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जाते हैं थ्रू अ कंसेंसस, नॉट मेजॉरिटी। इनफैक्ट स्वीडन और फिनलैंड जब इसका मेंबर बनना चाहता था तो काफी देर से उन्होंने अप्लाई तो किया था, लेकिन कोई उनकी एप्लीकेशन को सही नहीं मान रहा था क्योंकि दो कंट्रीज मना कर रहे थे। एक थी तुर्की और दूसरी हंगरी। दोनों तुर्की और हंगरी को स्वीडन और फिनलैंड से बहुत प्रॉब्लम थी। कहते ये हमारे इंटरनल मैटर्स पे बात करते हैं जिनका हक इनको बिल्कुल भी नहीं है। और जिस वजह से जब इन दोनों ने हाँ बोला तो ही जाके ये इसका मेंबर बने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, द आर्टिकल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, आर्टिकल 5, जो कि कहता है वॉर अगेंस्ट वन इज वॉर अगेंस्ट ऑल। लेकिन 1949 से लेके 2024 तक ये आर्टिकल केवल एक ही बार यूज हुआ है। कब? 9/11 के अटैक्स में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे अटैक हुआ था। ऐसा क्यों? अगेन द रीजन इज दैट ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय वर्च्यू ऑफ कंसेंसस। सबकी सहमति से डिसीजन लिया जाता है, मेजॉरिटी से नहीं। नेटो का हेडक्वार्टर इज इन ब्रसेल्स, बेल्जियम, एंड आज की डेट पे जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है और इसी साल में ये शिफ्ट होके मार्क रूट को मिलने वाला है जो कि डच के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। So this is what is the North Atlantic Treaty Organization, 32 countries. Collective defense, like I said in Article 5, means war against one is war against all. शायद इसी वजह से यूक्रेन को अभी तक नेटो का मेंबर नहीं बनाया, क्योंकि जैसे ही बना देते और फिर अगर सारे के सारे ना बोलते कि तेरे अगेंस्ट वॉर हो रही है तो हम सारे के सारे रशिया को जाके सपोर्ट करेंगे, अगर ये करेंगे ही नहीं तो नेटो का क्या मतलब रहा, और अगर कर दिया फिर तो वर्ल्ड वॉर ही है। सो जिस वजह से दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन इन एवरी वे ऑफ द वर्ल्ड, बट हाउएवर नॉट गिविंग देम मेंबरशिप जस्ट येट, राइट? क्राइसिस मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, इवन नॉन मेंबर कंट्रीज को, जैसे कि हम देख रहे हैं यूक्रेन के केस में। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं अपने रीजन की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन सब की उत्तरदायित्व है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस चीज को पूरा करने के लिए काफी सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ये कहते हैं सारे के सारे हमारे जो मेंबर्स हैं इनके बजट का 2% शुड ऑल्सो बी ओनली एंड ओनली यूटिलाइज फॉर डिफेंस। ऐसा करता वैसे कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर बोला जरूर जाता है कि ऐसा होना चाहिए। डेटरेंस, पोटेंशियल थ्रेट्स वगैरह को खत्म करने के लिए, टू डिटर देम फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स, वो भी इनका ही काम है। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। जैसे इस साल में इन्होंने सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की, दैट इंक्लूडेड मेनी कंट्रीज एंड मेनी इक्विपमेंट्स। अडेप्टेबिलिटी टू न्यू थ्रेट्स, इस वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलती है नेटो की कंट्रीज को कि कल जाके कोई हमें अगर अटैक करे तो कोई और आए ना आए, हमारी मेंबर कंट्री जरूर मदद करेगी, चाहे वॉर डिक्लेयर करके, चाहे उनको वेपन्स वगैरह देके। कहीं ना कहीं नेटो प्लस की भी बात हो रही है, एक और ऑर्गेनाइजेशन जहां पे यूएस ने इंडिया को भी बोला कम एंड बिकम अ पार्ट, और इंडिया ने बोला थैंक यू वेरी मच, वी आर न्यूट्रल, वी विल रिमेन न्यूट्रल, and rightfully so. That's a wonderful policy of India. So transatlantic security partnership for example, ये 2030 का एजेंडा है नेटो का, जहां पे वो कह रहे हैं कि वो और ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक दूसरे के साथ बनाएंगे थ्रू बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। बर्डन शेयरिंग भी करते हैं, जब एक को जरूरत पड़ती है तो बाकी सारे के सारे आके उनकी मदद करते हैं। थ्रेट की परसेप्शन करते हैं कि आगे वाले आने वाले समय में कैसे कैसे टाइप के थ्रेट्स आ सकते हैं, डिजिटल स्पेयर में, स्पेस में, एयर, वाटर, लैंड, हर जगह पे।
एंड इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी काफी हैं बाय द वे, लेकिन उसके बावजूद दे स्टैंड टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट इज डिप्लोमैटिक पॉलिसी. So before I end this, I would like to give you a daily mains question. Assess the relevance of NATO in the contemporary global security environment. Discuss how NATO's objectives align with the current international security challenges, including regional conflicts, cyber threats, and emerging geopolitical dynamics. Finally, I would like to end this particular topic with two very important announcements. जो भी बच्चे 2025 में प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं और एक टेस्ट सीरीज की तलाश में है जो यूपीएससी के पेपर पैटर्न के साथ बिल्कुल अलाइंड है, look no further and join Maluka IAS today, where you will get 64 टेस्ट, जिसमें से 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस, दोनों अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जहां पे ना ही आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ डिस्कशन भी होगी, एंड दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. And finally, the Maluka IAS to the point monthly current affairs is now available at an extremely affordable cost, again in both Hindi as well as English. So do not waste this opportunity and allow Maluka IAS to convert your dream into a reality. Thank you very much.